Hello, ambitious aspirants. I hope you all are doing well. So, let's begin with today's topic international organizations. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कोई नेचर से रिलेटेड भी बनी होती है, कोई हजार्डस सब्सटेंसेस से रिलेटेड भी बनी होती है, तो ऐसे नेचर से रिलेटेड बनी हुई ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, the Wildlife Trade Monitoring Network, Convention on the Conservation of Migratory Species, Coalition Against Wildlife Trafficking, International Tropical Timber Organization, United Nations Forum on Forest, IUCN, GTF, ग्लोबल टाइगर फोरम, ये सारे नेचर से रिलेटेड कंजर्वेशन है. हेजार्डस मटीरियल से रिलेटेड कौन सी है? स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेजल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, ये सारी हेजार्डस रिलेटेड जो मटीरियल है उनसे रिलेटेड कन्वेंशन है. लैंड से रिलेटेड कौन सी है? कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD. मरीन से रिलेटेड इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन. एटमॉस्फेयर से रिलेटेड वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड क्योटो प्रोटोकॉल. ये सारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. फर्स्ट हम जो इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कन्वेंशन है, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट. इसको हम क्या बुला सकते हैं? रियो समिट भी बुला सकते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस भी बुला सकते हैं, या अर्थ समिट भी बुला सकते हैं. और क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो में हुई थी और जून 1992 में. ठीक है. द इशूज एड्रेस्ड इंक्लूडेड, मतलब इसमें कौन कौन से इशूज एड्रेस किए गए हैं? Systematic scrutiny of patterns of production, particularly the production of toxic components such as lead in gasoline or poisonous waste including radioactive chemicals. जो प्रोडक्शन हो रही है इन सब्सटेंसेस की, उसकी स्क्रूटिनी को, मतलब उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए, उसके प्रोडक्शन को स्क्रूटनाइज करने के लिए इश्यूज एड्रेस किए गए हैं. ये इशू एड्रेस किया गया है इस कॉन्फ्रेंस में या इस कन्वेंशन में. ठीक है. कि जो ये टॉक्सिक कंपोनेंट्स है, इनकी जो प्रोडक्शन हो रही है, जैसे गैसोलीन की या पॉइजनस जो वेस्ट है, इनकी जो ये रेडियो एक्टिव केमिकल्स है, इनकी जो प्रोडक्शन हो रही है, इसको स्क्रूटनाइज करने के लिए इसकी जो स्क्रूटिनी है उसको डिस्कस किया गया है इस कन्वेंशन में. ठीक है. Next is alternative sources of energy to replace the use of fossil fuels which are linked to global climate change. और इसमें क्या डिस्कस किया गया कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको हम रिप्लेस करें किससे? क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी से, या ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर जो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. ठीक है. उससे हम इसको रिप्लेस करें फॉसिल फ्यूल्स को. New reliance on public transportation systems in order to reduce vehicle emissions, congestion in cities and the health problems caused by polluted air and smoke. मतलब कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर हम ज़्यादा रिलाई करें, क्योंकि जो व्हीकल एमिशंस है वो ज़्यादा होएगी अगर हम बहुत सारे व्हीकल्स लेके जाएंगे. तो इसलिए इसमें क्या डिस्कस किया गया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको हम ज़्यादा यूज़ करें, ताकि उससे जो व्हीकल एमिशंस है वो कम हो, और जो सिटीज़ में कंजेशन है, मतलब बहुत सारे व्हीकल्स होंगे तो कंजेशन इंक्रीज होएगी, तो कंजेशन कम हो, और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है पॉल्यूशन से, जैसे एयर पॉल्यूशन से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है वो भी कम हो. तो इसमें ये डिस्कस किया गया कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इस पर ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, उसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. द ग्रोइंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर, मतलब जो स्कार्सिटी ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर कम होता जा रहा है, तो उसको भी डिस्कस किया गया है इस कन्वेंशन में. जो एक तो होता है जैसे फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर डिक्लाइन ज़्यादा हो रहा है तो उसको डिस्कस किया गया बेसिकली, क्योंकि उसको ही हम यूज़ करते हैं. सेलिन वाटर होता है उसको हम कम यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए जो फ्रेश वाटर की जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो उसको इसमें डिस्कस किया गया. ठीक है. Next is Convention on Biological Diversity. CBD is a legally binding convention recognized for the first time that the conservation of biological diversity is a common concern for humankind. जो CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन, कि ये लीगली बाइंडिंग है. ऐसा नहीं कि कोई भी वॉलंटरी लीन नहीं है कि कोई भी अपना कुछ करे या ना करे इसके कहने से. ये लीगली बाइंडिंग है. एंड इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस. ठीक है. और ये क्या गया है, जो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इट इज़ अ कॉमन कंसर्न फॉर ह्यूमन काइंड, मतलब अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करें तो ये सबका कंसर्न है. द अग्रीमेंट कवर्स ऑल इकोसिस्टम, स्पीशीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, सब इसमें इंक्लूडेड है. ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज.
मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, जो भी फ्लोरा फोना जो भी है हमारे, उसको सबको हमें कंजर्व करना है और फिर उसका सस्टेनेबल यूज करना है। ऐसा नहीं है कि हम अभी यूज कर ले, सस्टेनेबल की तो सबको डेफिनेशन पता है कि सस्टेनेबल कैसे क्या होता है, कि हम अपने जो चीज़ें हैं हम उसको अभी अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें, लेकिन हम इतना यूज़ करें कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी जो है चीज़ें वो रह जाएं, हम उसको डिस्ट्रॉय ना करें। एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, मतलब जो हम ये यूटिलाइज कर रहे हैं जेनेटिक रिसोर्सेज का, इसका फेयर और इक्विटेबल शेयर होना चाहिए, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies taking into account all rights over those resources and to technologies and by appropriate funding। ये जो ऑब्जेक्टिव हमने देखे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम कैसे कर सकते हैं कि रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करके, ठीक है, और जो राइट्स हैं ओवर दोज रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उस पर जो राइट्स है उसको हम देखते हो या फिर टेक्नोलॉजीज को यूज करते हो या अप्रोप्रिएट फंडिंग से हम इस जो अपने ऑब्जेक्टिव है इसको पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास फंडिंग अच्छी है और हमारे पास मतलब टेक्नोलॉजीज अच्छी है तो हम इसको कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को। 3 मेन गोल्स यही है सेम कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, sharing the benefits arising from the commercial and other utilization of genetic resources in a fair and equitable way. Next is Ramsar Convention on Wetlands. The Convention on Wetlands is an intergovernmental treaty that provides the framework for national action and international cooperation for the conservation and wide use of wetlands and their resources. रामसर कन्वेंशन में बेसिकली क्या है कि नेशनल एक्शन, मतलब नेशनली जो हर कंट्री अपना अपना एक्शन लेगी, अपने अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अपने अपनी चीज़ों के हिसाब से वो एक्शन लेगी अपने वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए, लेकिन उनको इंटरनेशनली कॉपरेशन मिलेगी। इंटरनेशनल कॉपरेशन उनको है लेकिन वो अपने अपने नेशनल जो कंट्री है उसके सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे एक्शन लेगी वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए। मिशन क्या है? द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स थ्रू लोकल, रीजनल एंड नेशनल एक्शंस and international cooperation as a contribution towards achieving sustainable development throughout the world। मतलब कि कंजर्व करने हमें वेटलैंड्स कंजर्व करने थ्रू लोकल, रीजनल एंड नेशनल एक्ट, मतलब लोकल से भी इंक्लूड करके, रीजनल जो एफर्ट्स है उसको भी इंक्लूड करके और जो नेशनल एक्शंस है उनको भी इंक्लूड करके। मतलब लोकल इन द सेंस कि जहाँ पे वेटलैंड्स है तो उसके आसपास जो लोकल कम्युनिटीज़ रहती हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी इसमें होना चाहिए, जो रीजनल कंट्रीब्यूशन है उसको भी इंक्लूड करके, तो हमें जो ये वेटलैंड्स है उसको कंजर्व करना है और हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी मिलेगा, ठीक है। 3 पिलर्स ऑफ द कन्वेंशन, ठीक है। द पार्टीज हैव कमिटेड देमसेल्व्स टू, मतलब जो पार्टीज है, मतलब जो रामसर कन्वेंशन में जो कंट्रीज इंक्लूडेड है उनके जो वो उन्होंने क्या कमिट कर रखा है अपने आप को, मतलब इस कन्वेंशन में वो क्या करेंगे। The work towards the wise use of all their wetlands through national land use planning, appropriate policies and legislation, management actions and public education। मतलब कि जो वेटलैंड्स है उसका वो अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और थ्रू नेशनल लैंड यूज प्लानिंग, मतलब नेशनली वो अपना प्लान बनाएंगे लैंड यूज का और अप्रोप्रिएट पॉलिसीज या लेजिस्लेशन या एक्ट्स वगैरह लेके आएंगे। मैनेजमेंट एक्शंस की जो वो वहाँ पे जो मैनेजमेंट जो कर रहे हैं उसको अच्छे से मैनेज करेंगे और अवेयर करेंगे हम लोगों को वेटलैंड्स के लिए कि वेटलैंड्स कंजर्व कैसे करने हैं। तो पब्लिक एजुकेशन के थ्रू हम इसको लोगों को अवेयर करेंगे तो उससे क्या होएगा, जो वेटलैंड्स है उसका कंजर्वेशन होएगा। Designate suitable wetlands for the list of wetlands of international importance and ensure their effective management। जो भी वेटलैंड्स है उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, कुछ कुछ जो वेटलैंड्स है जिनको हमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करने की या कंजर्व करने की ज़रूरत है उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, रामसर लिस्ट में। रामसर लिस्ट इज बेसिकली जिसमें वेटलैंड्स को इंक्लूड किया गया और जितने भी जैसे जो भी रामसर कन्वेंशन की पार्टीज है, मतलब जिन्होंने रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन किया है वो उनको ये मैंडेटरी है कि वो एटलीस्ट 1 उनका जो वेटलैंड है वो रामसर लिस्ट में होना चाहिए। कोई भी एक उनकी कंट्री का जो वेटलैंड है वो रामसर लिस्ट में इंक्लूडेड होना चाहिए। एंड एंश्योर द इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए। कॉपरेट इंटरनेशनली कंसर्निंग ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स, शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम, शेयर्ड स्पीशीज एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट मे अफेक्ट वेटलैंड्स। मतलब जो इंटरनेशनली हमें कॉपरेशन मिलेगी जो ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स है, मतलब जो ट्रांस बाउंड्री इन द सेंस कि जो 2 कंट्रीज की बाउंड्रीज पे या मिल रहे हैं या फिर जो भी है वहाँ पे ट्रांस बाउंड्री जो वेटलैंड्स है तो उसको इंटरनेशनली हमें कॉपरेशन मिलेगी और उसको प्रिजर्व करने के लिए जो शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम है, शेयर्ड स्पीशीज है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है जो वेटलैंड्स को अफेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें या जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो ये इससे हमें इंटरनेशनली कॉपरेशन मिलेगी इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों से वेटलैंड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है।
ये जो पार्टीज है, जो पार्टीज इन द सेंस जो जितनी कंट्रीज ने इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया है, तो उन्होंने अपने आप को एक कमिट किया कि हमें ऐसे कंजर्व करना है वेटलैंड्स को. नेक्स्ट इज द रामसर लिस्ट. At the time of joining the convention, each contracting party that designates at least one site for inclusion in the list of wetlands of international importance. यही है कि जो भी साइट, जो भी कंट्री है वो ज्वाइन कर रही है इस कन्वेंशन को, तो उसे एटलीस्ट वन, मतलब एक तो कम से कम उसको इसमें वेटलैंड को इस लिस्ट में डालना ही डालना है, ठीक है, या होना ही होना चाहिए. The addition of a site to the Ramsar list confers upon it to the prestige of international recognition and express the government's commitment to take all steps necessary to ensure the maintenance of the ecological character of the site. कि जो भी साइट है वो रामसर लिस्ट के अंदर आ गई, जो भी वेटलैंड साइट रामसर लिस्ट के अंदर है, तो उसको एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि उसकी जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए, जो भी इस रामसर लिस्ट के अंदर जो भी वेटलैंड्स इंक्लूडेड है, ठीक है. द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड adopted by the Conference of the Contracting Parties in Brisbane 1996 accompanying the guidelines for operation of the Montreux Record. कहाँ पे अडॉप्ट किया गया था ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, कहाँ पे? ब्रिस्बेन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है. तो ये यहाँ पे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड को अडॉप्ट किया गया था. The Montreux Record is a register of wetland sites on the list of wetlands of international importance where changes in ecological character have occurred or are occurring or are likely to occur as a result of technological developments, pollution or other human interference. जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है उसके अंदर कौन से वेटलैंड साइट्स को इंक्लूड किया गया, मतलब एक तो है रामसर लिस्ट भी है, रामसर लिस्ट में भी वेटलैंड साइट्स को इंक्लूड किया गया है, एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड भी है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी वेटलैंड्स को इंक्लूड किया गया है. तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में कौन से वेटलैंड्स को डाला हुआ है हमने, जिनकी जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उस साइट का, उस वेटलैंड साइट का जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है वो या तो चेंज हो रहा है या फिर ऐसे लगता है हमें कि वो चेंज होएगा. किस वजह से? ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, या फिर पॉल्यूशन की वजह से वहाँ का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो रहा है, या फिर हमें लगता है कि वो चेंज हो जाएगा थोड़े टाइम में, और या फिर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रही है वहाँ पे. तो इस वजह से हमें लगता है कि उस वेटलैंड साइट का ऐसे चेंज हो रहा है या इकोलॉजिकल कैरेक्टर उसका चेंज हो चुका है या फिर चेंज हो रहा है और हो या फिर होने वाला है, तो उन साइट्स को हम मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डालेंगे. मतलब ये वैसे इट इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट. मतलब जो रामसर लिस्ट में भी वेटलैंड साइट्स है जिनको हमें अच्छे से प्रिजर्व करना है, जिसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है, ठीक है, लेकिन इसमें दूसरे वाले जो वेटलैंड साइट्स है जिनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर थोड़ा कम होता जा रहा है, मतलब जो चेंज होता जा रहा है, तो उसको इसमें मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाला गया. इट इज़ द प्रिंसिपल टूल ऑफ द कन्वेंशन एंड इज मेंटेन्ड एज पार्ट ऑफ द रामसर लिस्ट. मतलब ये एक पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट ही इसको मेंटेन किया गया. इंडियन वेटलैंड एंड द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड. Keoladeo National Park, Rajasthan and the Loktak Lake, Manipur have been included in Montreux Record in 1990 and 1993 respectively. कौन से इंक्लूड किए गए हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में इंडिया में? क्योलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान में और लोकटक लेक मणिपुर में, इन दोनों को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाला गया, ठीक है. Chilika Lake, Odisha, included in Montreux record in 1993, have been removed in November 2002. It is placed on the Montreux record due to problems caused by siltation and sedimentation, which was choking the mouth of the lake. Removed from the record in 2002 following rehabilitation efforts for which the Chilika Development Authority received the Ramsar Wetland Conservation Award for 2002. मतलब जो चिलिका लेक है उड़ीसा में, उसको भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाला गया था 1993 में, लेकिन उसको रिमूव कर दिया 2002 में. डाला क्यों गया था? क्योंकि वहाँ पे सिल्टेशन और सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम थी, जो कि माउथ, जो रिवर के जो लेक है उसके माउथ को चोक कर रही थी. लेकिन फिर क्या हुआ, जो वहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है, उन्होंने स्टेप्स लिए और उसको बहुत अच्छे से उन्होंने डेवलप किया उस लेक को, ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया और उनको फिर वो अवार्ड मिला. अब इसमें ये देखने वाली बात ये है कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में हम जो लेक्स या जो साइट्स डालते हैं, वेटलैंड साइट्स डालते हैं, तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं जब वो, अगर उनकी जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है वो इम्प्रूव हो रहा है. तो ये एक नोट करने वाली बात है, ठीक है. इंडिया एंड वेटलैंड कन्वेंशन. इंडिया बिकेम ए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन इन 1981 and has been implementing conservation programs for wetland, mangroves and coral reefs. मतलब इंडिया कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कब बनी थी रामसर कन्वेंशन की? 1981 में, और इम्प्लीमेंट करिए कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर वेटलैंड्स और मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स. इंडिया प्रेजेंटली हैज 42 साइट्स डेजिग्नेटेड एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. मतलब इंडिया में कितनी साइट्स है वेटलैंड की, मतलब
जो कि हमें इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस जो साइट है वो है 42 साइट्स हैं. There is close coordination between implementing units of Ramsar with that of CBD at the national level. India took a lead role in the formulation of Ramsar guidelines on integration of wetlands into river basin management. मतलब जो इंडिया है उसने लीड रोल लिया किसमें, रामसर जो गाइडलाइंस है, जो रामसर गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करने में इंडिया ने लीड रोल लिया. ठीक है. The National Conservation Strategy and the policy statements on environment and development and national water policy highlight conservation and sustainable development of wetlands. जो भी हमने ये जो पॉलिसी बनाई है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी और जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट या नेशनल वाटर पॉलिसी है, ये क्या हाईलाइट करती है, जो कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वेटलैंड्स को हाईलाइट करती है ये. ठीक है. नेक्स्ट इज साइट्स. साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. मतलब ये इसकी डेफिनेशन है, मतलब वो सॉरी फुल फॉर्म है. In the early 1960s, international discussion began focusing on the rate at which the world's wild animals and plants were being threatened by unregulated international trade. मतलब 1960 में क्या हुआ कि इंटरनेशनल डिस्कशन हुई कि जो वर्ल्ड के जो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो बहुत ही मतलब कम होते जा रहे हैं, थ्रेटन होते जा रहे हैं. ठीक है. तो उसकी देख रेख के लिए या फिर उसको देखने के लिए कि इतने कम क्यों हो रहे हैं, तो हमने ये साइट्स लेके आए, हम ये कन्वेंशन लेके आए. It is an international agreement between governments entered into force in 1975 and became the only treaty to ensure that international trade in plants and animals does not threaten their survival in the wild. मतलब ये ट्रीटी आई कब, ये कन्वेंशन आया कब, 1975 में. एंड इट बिकेम दी ओनली ट्रीटी. मतलब ये एक मात्र ऐसी ट्रीटी है जो कि इंश्योर करती है जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है प्लांट्स और एनिमल्स का, वो उससे क्या हो है, जो उनकी जो सर्वाइवल है उसको थ्रेटन ना हो. मतलब उनकी जो सर्वाइवल इन दी वाइल्ड है, जहाँ वो अपने नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव कर रहे हैं, बस उनकी वो जो पॉपुलेशन को कोई भी वो थ्रेटन ना हो, उनको कोई भी डर ना हो कि वो कम ना हो. ठीक है. तो ये ट्रीटी ने इंश्योर किया. करंटली 183 कंट्रीज आर पार्टीज टू साइट्स. मतलब कितनी कंट्रीज ने ज्वाइन कर रखा है इसको, 183 कंट्रीज ने. CITES is administered through the United Nations Environment Programme. A secretariat located in Geneva, Switzerland oversees the implementation of the treaty and assists with communications between countries. मतलब इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. और जो सेक्रेटेरिएट कहाँ पे इसका, जिनेवा में, वो क्या देखता है कि ट्रीटी इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है, सही से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, और जो कम्युनिकेशन है कंट्रीज़ के बीच में वो वहाँ से होता है. ठीक है. जिनेवा स्विट्जरलैंड से. साइट्स रोल इन कंजर्वेशन. मतलब इसका क्या रोल रहा है कंजर्वेशन के अंदर. ओवर द लास्ट सेवरल डिकेड साइट्स हैज हेल्प्ड एंश्योर ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज. मतलब ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज हो रही है इसकी वजह से जो हमने ये स्टेप्स लिए हैं. द पार्टीज हैव अडॉप्टेड अ 5-year स्ट्रैटेजिक विजन टू गाइड साइट्स थ्रू 2013. मतलब ये जो उस टाइम जब साइट्स बनी थी तो उन्होंने क्या किया कि ये 5-year स्ट्रैटेजिक विजन लिया कि जब जो वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना हम उसको प्रिजर्व करेंगे, उसको हार्म नहीं होना चाहिए. ठीक है. Next is IUCN. IUCN was founded in October 1948 as the International Union for the Protection of Nature following an international conference in France. ठीक है. तो ये IUCN कब हुआ था, अक्टूबर 1948 में. The organization changed its name to the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources in 1956 with the acronym IUCN with its headquarters in Gland, Switzerland. Headquarters कहाँ पे से, Gland, Switzerland में. इसका विजन बेसिकली क्या है IUCN का, जस्ट वर्ल्ड दैट वैल्यूज एंड कंजर्व्स नेचर. मतलब जो वर्ल्ड जो नेचर है उसको वैल्यू करे और उसको कंजर्व करे, इसका ये विजन है. मिशन क्या है इसके, टू इन्फ्लुएंस, एनकरेज एंड असिस्ट सोसाइटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड टू कंजर्व द इंटीग्रिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचर and to ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable. मतलब इसका जो मिशन क्या है कि इन्फ्लुएंस या एनकरेज करना उन सोसाइटीज़ को, जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सोसाइटीज़ है उनको एनकरेज करना है, इन्फ्लुएंस करना कि जो इंटीग्रिटी और डाइवर्सिटी है नेचर की उसको कंजर्व करने के लिए, जो भी नेचर है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए. और जो नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उसका इक्विटेबल यूज़ होना चाहिए. ठीक है. कि मतलब फेयर एंड इक्विटेबल यूज़ हो और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो, कि हम सस्टेनेबल यूज़ करें नेचुरल रिसोर्सेज का. IUCN supports scientific research, manages field projects globally and brings government, non-government organizations, United Nations agencies, companies and local communities together to develop and implement policy. IUCN members include both states and non-governmental organizations. मतलब इसमें क्या है कि जो IUCN है वो सबको सपोर्ट करता है, जो भी साइंटिफिक रिसर्च है या जो भी जो फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं
या जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज है, जो भी इन चीज़ों को डेवलप करिए, जो नेचर को प्रिजर्व करिए, उन सबको IUCN सपोर्ट करता है, ठीक है, या जो इस पॉलिसी जो इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है। IUCN मेंबर्स इंक्लूड बोथ स्टेट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गन, मतलब स्टेट भी इंक्लूडेड है इसमें और NGOs भी इंक्लूडेड है IUCN के अंदर। प्रायोरिटीज एरिया, मतलब प्रायोरिटी एरियाज कौन से हैं? बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन वेलबींग। मतलब इस पे प्रायोरिटी दी गई है IUCN में कि बायोडाइवर्सिटी का प्रिजर्वेशन होना चाहिए, सस्टेनेबल एनर्जी होनी चाहिए, सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज होने चाहिए, ग्रीन इकोनॉमी होनी चाहिए, या ग्रीन इकोनॉमी को फोकस करने, ग्रीन इकोनॉमी में पे फोकस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कम मतलब ठीक करने के लिए, क्लाइमेट जो डिटीरियोरेशन हो रहा है उसको देखने के लिए, या ह्यूमन वेलबींग के लिए, ये सारे प्रायोरिटी एरियाज हैं। Next is Global Tiger Forum. The Global Tiger Forum is an intergovernmental and international body established with members from willing countries to embark on a worldwide campaign and common approach, promotion of appropriate programs and controls to save the remaining 5 subspecies of tigers in the wild, distributed over 14 tiger range countries of the world. मतलब जो ग्लोबल टाइगर फोरम है वो क्या है? इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल बॉडी है, उन कंट्रीज ने बनाई है जो टाइगर रेंज कंट्रीज है, उनको टाइगर की स्पीशीज को सेव करने के लिए उन्होंने ग्लोबल टाइगर फोरम बनाया है, ठीक है। फॉर्म्ड इन 1994 विद इट्स सेक्रेटेरिएट एट न्यू दिल्ली, मतलब सेक्रेटेरिएट इसका कहाँ है ग्लोबल टाइगर फोरम का? न्यू दिल्ली। इट इज़ दी ओनली इंटर गवर्नमेंटल एंड इंटरनेशनल बॉडी कैंपेनिंग टू सेव द टाइगर वर्ल्ड वाइड। मतलब जो भी टाइगर को सेव कर रही है, एक ही मतलब ये एक ही इकलौती ऐसी कन्वेंशन है जो कि टाइगर को सेव कर रही है, जो टाइगर के सेव या कैंपेन जो सेव करने के लिए जो फोरम या कन्वेंशन बनाई गई है, ये एक ही कन्वेंशन है, ठीक है। द जनरल असेंबली ऑफ GTF शैल मीट वंस इन 3 years। जो जनरल असेंबली है वो एक बार मिलती है 3 साल में, ठीक है। गोल क्या है इसका? टू हाईलाइट द रैशनल फॉर टाइगर प्रिजर्वेशन एंड प्रोवाइड लीडरशिप एंड कॉमन अप्रोच थ्रू आउट द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू सेवगार्ड द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर, इट्स प्रे एंड इट्स हैबिटेट। मतलब कि जो उसका जो टाइगर का सर्वाइवल के लिए हमें देखना है कि कैसे हमें सर्वाइव करना है, और जिसे अप्रोच बनाना या लीडरशिप प्रोवाइड करना, ग्लोबल टाइगर फोरम ही प्रोवाइड करता है कि लीडरशिप प्रोवाइड करना किस चीज़ के लिए? जो टाइगर को सर्वाइव करने के लिए, जो उसका प्रे है, मतलब जो टाइगर जिसपे जो सर्वाइव करता है, मतलब जो टाइगर जिसको खाता है वो उसको सर्वाइव करने के लिए, और टाइगर के हैबिटेट को सर्वाइव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रमोट अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन टू सेव द टाइगर, इट्स प्रे एंड इट्स हैबिटेट। मतलब वर्ल्ड वाइड कैंपेन होना चाहिए कि टाइगर को सेव करने के लिए और उसके प्रे और हैबिटेट को सेव करने के लिए। टू प्रमोट अ लीगल फ्रेमवर्क इन द कंट्रीज इन्वॉल्व फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब लीगल फ्रेमवर्क बनाने के लिए। टू इंक्रीज द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ऑफ हैबिटेट्स ऑफ द टाइगर एंड फैसिलिटेट देयर इंटर पैसेजेस इन द रेंज कंट्रीज, मतलब जो उनका हैबिटेट है उसको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, या प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इंक्रीज करने के लिए, जो हैबिटेट्स है टाइगर का उसमें जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है उसको इंक्रीज करने के लिए। टू प्रमोट इको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटीज लिविंग इन एंड अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब जो भी कम्युनिटी रह रही है इसके टाइगर जो टाइगर हम एरियाज बना रहे हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज जो हम बना रहे हैं टाइगर के लिए, उसके आसपास जो भी कम्युनिटीज रह रही है तो उसको देखने के लिए वो जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। Next is Basel Convention. Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous waste and their disposal was adopted on 22 March 1989 by the Conference of in Basel, Switzerland. ठीक है, in response to a public outcry following the discovery in the 1980s in Africa and other parts of the developing world of deposits of toxic waste imported from abroad. बेसल कन्वेंशन बेसिकली क्यों बनाया गया कि जो हजार्डस वेस्ट है उसका जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट हो रही है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट हो रही है हजार्डस वेस्ट की, और जो उसको डिस्पोज किया जा रहा है, तो उसको चेक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली बेसल कन्वेंशन आई है, ठीक है। जैसे क्या था ना, किस चीज़ के बाद बेसल कन्वेंशन आई है? 1980s में क्या हुआ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अफ्रीका है, उन्होंने क्या कहा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो उसमें क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में अपना हेजार्डस वेस्ट डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो वहाँ की टॉक्सिसिटिया है या वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है या फिर जो हेल्थ है वो डिटीरियोरेट हो रही थी तब, तो इसीलिए उसके बाद क्या हुआ कि बेसल कन्वेंशन लेके आए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हेजार्डस वेस्ट, मतलब ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ हेजार्डस वेस्ट, मतलब जो हेजार्डस वेस्ट है उसको जो मूवमेंट हो रहा है, जो उससे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, उससे ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना।
Its scope of application covers a wide range of waste defined as hazardous waste based on their origin and or composition, their characteristics, as well as two types of waste defined as other waste, हाउसहोल्ड वेस्ट एंड इंसिनरेटर ऐश. मतलब इसमें वाइड रेंज ऑफ वेस्ट इंक्लूड किया गया. मतलब हेजार्डस वेस्ट के अंदर बहुत सारे वेस्ट आते हैं जो हाउस होल्ड वेस्ट को भी इंक्लूड किया गया है. इंसिनरेटर ऐश, इंसिनरेटर ऐश क्या होती है, जो मतलब जैसे हम इंसिनरेशन करते हैं जैसे वेस्ट की, जैसे जो जलाते हैं हम इंसिनरेटर में, या हम जो वेस्ट है उसको जब हम बर्न करते हैं तो उससे जो ऐश निकलती है तो वो भी हम एज अ वेस्ट इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो इसमें सारे ये वेस्ट इंक्लूडेड है. प्रिंसिपल एम्स क्या है, the reduction of hazardous waste generation and the promotion of environmentally sound management of hazardous waste wherever the place of disposal. जो hazardous waste generation है मतलब उसको कम करना है हमें. ठीक है, और प्रमोट किसको करना है, जो environmentally sound management of hazardous waste, जो हमें जो hazardous waste है उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए हमें उन चीज़ों को या उन टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करना है. हम कहीं भी डिस्पोज ऑफ करें अगर हेजार्डस वेस्ट को, तो वो वहीं पे एनवायरनमेंट को डिटीरियोरेट करेगा, या जो आसपास की जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर भी अफेक्ट डालेगा. तो इसीलिए हमें हेजार्डस वेस्ट जनरेशन को ही कम करना पड़ेगा. The restriction of transboundary movement of hazardous waste except where it is perceived to be in accordance with the principles of environmentally sound management. मतलब जो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट है हेजार्डस वेस्ट की उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, अगर हम हेजार्डस वेस्ट का जो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट है वो कर भी रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि उसकी जो मैनेजमेंट है उस वेस्ट की वो अच्छे से हो सकती है कि नहीं वहाँ पे, या एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट हो सकती है कि नहीं, वो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए वो जो वेस्ट है, और जो ह्यूमन हेल्थ है उसको हार्म नहीं करना चाहिए. ये हमें पहले चेक करना पड़ेगा जो हेजार्डस वेस्ट है उसको मूवमेंट, उसकी जो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट है उसको करने के लिए. ठीक है, A regulatory system applying to cases where transboundary movements are permissible. मतलब रेगुलेटरी सिस्टम अप्लाई करना है टू केसेस, कौन से केसेस पे जहाँ पे ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट सिस्टम अगर परमिसेबल है, जैसे ट्रांसबाउंड्री सिस्टम जो मूवमेंट है वो हेजार्डस वेस्ट की अगर परमिसेबल है तो वहाँ पे हमें ये देखना है कि जब वहाँ पे रेगुलेटरी सिस्टम है जो वो अच्छे से है कि नहीं है. रेगुलेटरी सिस्टम किस चीज़ का, हेजार्डस वेस्ट को रेगुलेट करने का सिस्टम वहाँ पे है कि नहीं है. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट रेगुलेटेड बाय द बेसल कन्वेंशन. कौन कौन से वेस्ट रेगुलेट करते हैं बेसल कन्वेंशन, बायोमेडिकल एंड हेल्थ केयर वेस्ट, यूज्ड ऑयल, यूज्ड लेड एसिड बैटरीज, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक pollutant वेस्ट, polychlorinated biophenyls, thousands of chemical waste generated by industries and other consumers. ये सारे वेस्ट इंक्लूडेड है बेसल कन्वेंशन के अंदर, जिसको हम हेजार्डस वेस्ट इंक्लूड करते हैं और जिसका ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हेजार्डस वेस्ट जो इन सारे वेस्ट को हमने इंक्लूड किया हुआ है उसमें. ठीक है, नेक्स्ट इज UNCCD. Established in 1994, UNCCD is the sole legally binding international agreement linking environment and development to sustainable land management. UNCCD मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. ठीक है, इट इज़ वन लीगली बाइंडिंग है, ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट है और जो किसको लिंक करता है, एनवायरमेंट और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को लिंक करता है. ठीक है, UNCCD is particularly committed to bottom up approach. बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, बॉटम अप मतलब कि जो नीचे से, मतलब जो लोकल कम्युनिटीज़ है हमने उसको भी इंक्लूड किया है इस पार्टिसिपेशन में. डेजर्टिफिकेशन को या लैंड मैनेजमेंट को अच्छे से प्रिजर्व करने के लिए, लैंड जो डिग्रेडेशन हो रही है उसको प्रिजर्व करने के लिए हमने जो लोकल कम्युनिटीज़ है उसकी भी पार्टिसिपेशन को इंक्लूड किया है इसमें. ठीक है, encouraging the participation of local people in combating desertification and land degradation. मतलब local people को हमने इसमें include किया. The United Nations Convention to Combat Desertification is one of the Rio Convention that focuses on desertification, land degradation and drought. मतलब it is one of the Rio Convention किस पे focus करती है, desertification पे, land degradation पे और drought पे. Desertification as defined in the UNCCD refers to land degradation in the drylands. Drylands कौन सी, बेसिकली एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड रीजन्स रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स एंड डज नॉट कॉनोट स्प्रेड और एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स. मतलब डेजर्टिफिकेशन कैसे डिफाइन किया गया है इस कन्वेंशन में, कि जहाँ पे लैंड डिग्रेड हो रही है, ड्राई लैंड्स में जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जो इन एरिड रीजन्स में या सेमी एरिड रीजन्स में यहाँ पे जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसको हम डेजर्टिफिकेशन बोलेंगे. डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि जो डेजर्ट्स का एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स को इंक्लूड नहीं किया गया, इसमें लैंड डिग्रेडेशन को इंक्लूड किया गया है. ठीक है, UNCCD with 197 parties is a unique instrument that recognizes land degradation as an important factor affecting.
मतलब इसमें किसको इंक्लूड किया है, 197 इसकी पार्टीज है, मतलब 197 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर रखा है। और इसमें बेसिकली हम लैंड डिग्रेडेशन को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं, ठीक है। अफेक्टिंग सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल पीपल एंड इकोसिस्टम्स इन द वर्ल्ड, मतलब बहुत जो इकोसिस्टम है उसको अफेक्ट कर रहा है, जो लैंड डिग्रेड हो रही है उससे जो इकोसिस्टम है वहाँ का वो भी डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। द कन्वेंशन एम्स एट एडप्शन एंड कैन ऑन इम्प्लीमेंटेशन सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीविंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन बाय मीन्स ऑफ अरेस्टिंग एंड रिवर्सिंग लैंड डिग्रेडेशन। मतलब हम इसमें क्या, इस कन्वेंशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो लैंड डिग्रेड हो रही है उसको हमें लैंड को डिग्रेडेशन होने से कम बचाना है। लैंड डिग्रेडेशन बचाने से हम क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। The convention promotes sustainable land management as solution to global challenges. Land degradation is long-term loss of ecosystem function and productivity caused by disturbances from which the land cannot recover unaided. While sustainable land management is focused on changes in land cover or land use in order to maintain and enhance ecosystem function and services. जो ये कन्वेंशन है क्या प्रमोट कर रही है, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के, जो लैंड है उसको हम सस्टेनेबली मैनेज कर रहे हैं हमें, ठीक है। और क्या जो लैंड डिग्रेड हो रही है, जहाँ पे भी जो लैंड डिग्रेड हो रही है उससे क्या हो रहा है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, कि अगर वहाँ पे लैंड डिग्रेड होगी तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो भी खत्म होएगा, वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होएगी, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें जो रिकवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसीलिए ये कन्वेंशन लेके आए हम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD की जो कन्वेंशन है ये लेके आए हम, क्योंकि जो इको वहाँ पे बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस हो रही है कि लैंड डिग्रेड हो रही है, इकोसिस्टम भी खत्म हो रहा है, ठीक है, फिर प्रोडक्टिविटी भी वहाँ पे कम होती जा रही है। तो इस जो ये सब इश्यूज है इनको एड्रेस करने के लिए हमने क्या बनाया, UNCCD। While sustainable land management is focused on changes in land cover, मतलब सस्टेनेबल जो लैंड मैनेजमेंट है वो किस पे फोकस करती है, लैंड कवर पे, लैंड कवर यहाँ पे चेंज हो रहा है या फिर जो लैंड यूज है वो चेंज हो रहा है, इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड इनहांस इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, इनहांस करने के लिए, ठीक है। Next is Vienna Convention. Vienna Convention adopted in the year 1985 and entered into force in 1988. It acts as a framework for the international efforts to protect the ozone layer. However, it does not include legally binding reduction goals for the use of CFCs. मतलब ये बेसिकली जो वियना कन्वेंशन है किस लिए, जो ओजोन लेयर हमारा डिप्लीट हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इंटरनेशनल एफर्ट्स हमने ऐसे बनाने हैं जो कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि ये कोई लीगली बाइंडिंग वो एग्रीमेंट या कन्वेंशन नहीं है जो कि कोई भी ऐसे वॉलंटरी अपनी कर सकता है कि जिसको जो मन आता है, जो कंट्रीज वो वैसे कर सकती है। इसकी कन्वेंशन या इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है या जो इसके मिशन है, जो इसके टारगेट्स है उसको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लीगली बाइंडिंग ही नहीं है। The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Land, its Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer are dedicated to the protection of the Earth's ozone layer. With 197 parties, they are the most widely ratified treaties in United Nations history. मतलब कितनी parties है इसमें, 197 countries है। और basically किस लिए ये, protection of the ozone, मतलब ozone को protect करने के लिए। Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer was designed to reduce the production and consumption of ozone depleting substances in order to reduce their abundance in the atmosphere and thereby protect the Earth's fragile ozone layer. Montreal Protocol किस लिए बनाया, बेसिकली जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था ना कि ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होती है, जो CFCs है उसकी वजह से डिप्लीट हो रही है ओजोन लेयर। तो CFCs कैसे रिएक्ट करती है या जैसे वो कैसे ओजोन को डिप्लीट करती है, ये सब हमने पहले डिस्कस कर रखा है। तो अगर जो ये सब्सटेंसेस है जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या देखती है कि जो ये सब्सटेंसेस है हम उसका कम प्रोडक्शन करें, उसको कम प्रोड्यूस करें, तो कम प्रोडक्शन या उसकी कम कंजप्शन होएगी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की, तो वो एटमॉस्फेयर में भी कम होएगी। एटमॉस्फेयर में कम होएगी तो क्या वो ओजोन को कम डिप्लीट करेगी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली ये है कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उनका प्रोडक्शन कम होना चाहिए और उनका कंजम्पशन कम होना चाहिए, ये उसको देखती है, ठीक है। India and protection of ozone layer. India became a party to the Vienna Convention for the protection of ozone layer on 19 June 1991 and the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer on 17 September 1992. Consequently, it ratified the Copenhagen, Montreal and Beijing amendments in 2003. मतलब इसने इंडिया ने इन तीनों को भी रेटिफाई कर दिया। रेटिफाई मतलब साइन कर दिया।
इंडिया प्रोड्यूसेस CFC 11 CFC 12, मतलब ये सारे बेसिकली जो ये दे रखे हैं, ये क्या है कि ये जो सब्सटेंसेज है जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज है, ये बेसिकली वही है सारे, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, तो ये सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज है। और ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज इंडिया प्रोड्यूस करती है, लेकिन प्रोड्यूस क्यों करती है? क्योंकि कहाँ यूज़ होते हैं? रेफ्रिजरेशन में यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ होते हैं, एयर कंडीशनिंग में यूज़ होते हैं, फायर फाइटिंग में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर्म्स, एरोसॉल, फ्यूमिगेशन एप्लीकेशंस, इन सब में ये जो सब्सटेंसेज है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज ये यूज होते हैं, ठीक है। अ डिटेल्ड इंडिया कंट्री प्रोग्राम फॉर फेस आउट ऑफ ओडीएस वाज प्रिपेयर्ड इन 1993 टू एंश्योर द फेस आउट ऑफ ओडीएस अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी without undue burden to the consumers and the industry, and for accessing the protocol's financial mechanism in accordance with the requirements stipulated in the Montreal Protocol। मतलब कि जो इंडिया ने क्या किया, डिटेल स्ट्रैटेजी बनाई किसके लिए? जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज है, ओडीएस स्टैंड्स फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज है उसको फेस आउट करने के लिए, उसको बिल्कुल ही उसका जो प्रोडक्शन है, उसका कंजम्पशन है, उसको बिल्कुल ही हटाने के लिए, कम करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई। और कब बनाई? 1993 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, मतलब जो भी हमने जो नेशनली हमने डेवलप की है स्ट्रैटेजी कि हम इंडस्ट्रीज में कैसे यूज़ कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो हमने उसको भी एज अ फैक्टर देखा और फिर हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज है उसको बिल्कुल ही कम कर देंगे। The Ministry of Environment and Forest established an ozone cell and a steering committee on the Montreal Protocol to facilitate implementation of the India Country Program for phasing out ozone depleting substances production by 2010। जो इंडिया उसने क्या किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसने क्या किया, जो ओजोन सेल है और स्टीयरिंग कमेटी बनाई, ठीक है। ओजोन सेल और स्टीयरिंग कमेटी किस लिए बनाई? जो कि हमने जो प्रोग्राम बनाया था कि हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट कर देंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ओजोन सेल और स्टीयरिंग कमेटी बनाई। In order to meet the objectives of the protocol, the Indian government has granted full exemption from payment of customs and central excise duties on imports of goods designed exclusively for non-ODS technologies। मतलब इंडिया ने क्या किया कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज है उसको कम करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजीज चाहिए, ठीक है, तो उस पर जो भी जो एक्साइज ड्यूटी है, जो कस्टम ड्यूटीज़ लगती है उसको बिल्कुल ही हटा दिया, कस्टम ड्यूटीज़ को हटा दिया उन टेक्नोलॉजीज़ पे। तो क्या होएगा, जो वो टेक्नोलॉजीज़ आएगी तो वो हेल्प करेगी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज को हटाने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी जो हमने डिस्कस की सारी मेन या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या कन्वेंशंस थी, ठीक है। और आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज द एंड ऑफ द एनवायरनमेंट। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।